अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 हम देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम था कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन और ख़ास तौर पर क्वीन विक्टोरिया के बारे में डिटेल से पढ़ा था। पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर ये सारा जो है लेक्चर नंबर 1 अच्छे तरीके से देख लिया है तो हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 को अच्छे तरीके से देखें, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 को देखें। लेक्चर नंबर 1 में जहाँ हमने ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने खोली इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और इन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर तिजारत की इजाज़त मांगी। तो हमारे मुग़ल बादशाहों ने इनको तिजारत की इजाज़त तो दे दी, लेकिन इन्होंने सिर्फ तिजारत पर ही अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होते गए, अपने जो है उन्होंने किले बनाना शुरू किए और लोकल हुक्मरानों को शिकस्त देकर उनके इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू हो गए। फिर इसके अलावा कुछ उन्होंने बड़ी जंगें भी लड़ी, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ मैसूर। इस तरह की जंगों के बाद अंग्रेज़ इस बरसगीर के अंदर डोमिनेट हो गए, और यहाँ तक डोमिनेट हो गए कि उन्होंने जो हमारे मुग़ल बादशाह थे उनको जो है सिर्फ अपने महल में जो है वो रखने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने इनको पेंशन होल्डर्स बना लिया। यानी मुग़ल बादशाह सिर्फ अंग्रेज़ों से तनख्वाहें लेते और बस अपना गुजर बसर करते, बाकी सारा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था ये। फिर इसके बाद हमने ये भी लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे उन्होंने टैक्सेशन को बढ़ा दिया, और ख़ास तौर पर बंगाल के अंदर कैद साली लेकर आए, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो उनकी डेथ होगी, और इस वजह से उन्होंने लोगों के अंदर अपना खौफ व हरास जो है वो कायम किया। फिर इसके बाद हमने एक और इंसिडेंट पढ़ा था कि ख़ास तौर पर जो राइफ़ल कार्ट्रिज का इंसिडेंट था, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने उस जो है कार्ट्रिज के अंदर एक ऐसी चर्बी जो है इंट्रोड्यूस की थी, जिसको बाइट करने के बाद जो है वो राइफ़ल में जो है वो जो है ना डाली जाती है, तब वो फायर की जाती है, जिसमें जो है ख़ास तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं जो सिपाही थे उन्होंने ये जो है ना बाइट करने से इनकार कर दिया कि उनके जो मज़हब थे वो इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। तो इस वजह से जो है वो फिर एक बगावत शुरू हो गई। कुछ लोगों ने ये इनकार कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने उनको कैद में डाल दिया, उनको सज़ाएं दी, और फिर इनके दो साथियों ने जब उनको वहाँ से रिहा किया तो एक जो है बगावत और एक जंग शुरू हो गई, जिसको हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। फिर इसके बाद हुआ ये कि ये 1 साल तक जंग चलती रही, और आखिरकार अंग्रेज़ काबिज़ हो गए इस बरसगीर के अंदर, और जो है मुसलमानों और हिंदुओं को अपना ग़ुलाम बना लिया। तो और जो है बाकायदा तौर पर जो है इस सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया। ये सारा जो है हम चैप्टर नंबर यानी इस लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से देख चुके हैं। ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन एंड द एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। ये आपकी बुक का जो है पेज नंबर जो है 8, ये आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आज का जो है हमारा लेक्चर जो है। तो क्वीन विक्टोरिया के बारे में हम जो है वो लास्ट लेक्चर में भी डिटेल से देख चुके हैं। अब ज़ाहिर बात है, जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो अंग्रेज़ अपने कानून भी अपने साथ लेकर आए। तो जब वो इस सब कॉन्टिनेंट की ज़मीन पर जब इन्होंने कब्ज़ा किया तो उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ लेकर आए जो वो सब जो अपने ब्रिटिश के अंदर, जो बरतानिया के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो है वो पॉलिसीज़ चला रहे थे, और यहाँ पर भी उन्होंने ऐसी सख्त पॉलिसीज़ लेकर आए ताकि यहाँ के लोग जो है वो किसी सूरत भी अंग्रेज़ों के सामने जो है वो सर ना उठा सकें, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने रहें। इसी तरह की वो डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ लेकर आए, और ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत करना चाहते थे, तो अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसी इख्तियार की वो थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या होता है? डिवाइड एंड रूल का मतलब ये होता है कि आप जो है लोगों के दरमियान जो ऐसी नफ़रतें डाल दें, लोग आपस में डिवाइड होकर आपस में ही लड़ते रहें, और हमें जो है हुक्मरानी करने का मौका जो है वो आसान हो जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बरसगीर के अंदर दो बड़ी बड़ी कौमें जो हैं वो रह रही थी, जिसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे।
अब मुसलमान और हिंदू तो काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। कभी जो है ये हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि उनके दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो, कोई जंग हुई हो। लेकिन जब अंग्रेज़ 1857 में आए तो उन्होंने देखा कि मुसलमान और हिंदुओं में काफ़ी इत्तेफाक है। तो अगर इन दोनों में इत्तेफाक रहा तो अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस हुआ कि किसी सूरत जो है हम यहाँ पर हुक्मरानी ज़्यादा अरसा नहीं कर सकते, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाए, ऐसे कानून लाए जाएं जिससे जो है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफ़रतें पैदा की जाएं, इनको आपस में लड़ाया जाए। जब ये आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारा जो है हुक्मरानी करना, हमारा रूल करना और हमारा इन दोनों को दबा के रखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक जंगल में जो है दो बैल होते थे, उनका आपस में बड़ा इत्तेफाक था, तो कोई भी जंगल का जानवर उनके खिलाफ जो है कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जो शेर भी होता था जंगल का, वो भी उनसे डरता था। तो फिर एक दिन जो है उस शेर ने किसी लूमड़ी से मशवरा किया कि मैं बादशाह तो मैं हूँ, लेकिन ज़्यादातर जंगल में इन दोनों का ही जो है वो डोमिनेंसी रहती है, इन दोनों की बढ़तरी रहती है। तो मुझे कोई इसका तरीका बताओ कि कैसे जो है मैं मेरी यानी हर जानवर जो है वो सिर्फ मुझसे डरे, इन दोनों बैलों से ना डरे। तो उस लूमड़ी ने जो है शेर को मशवरा दिया कि आप मुझे जो है हुक्म दें तो मैं इन दोनों के दरमियान ऐसी नफरत डालूंगी, तो फिर आप देखेंगे कि आपका रास्ता कैसे साफ हो जाता है। तो इसी तरह ही हुआ कि लूमड़ी ने इन दोनों बैलों के दरमियान आपस में जो है इन दोनों के दरमियान नफरत पैदा कर दी, एक को दूसरे के खिलाफ उकसाया। तो दोनों बैल एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए और लड़ लड़ के जब दोनों थक कर निडाल हो गए तो शेर ने दोनों पर हमला करके दोनों को मार दिया। इस तरह उसका जो है इस जंगल में जो कांटा था वो निकल गया और पूरे इस जंगल पर उसकी हुक्मरानी जो है वो कायम होगी। तो बिल्कुल यानी इसी मिसाल को आपने जहन में रखना है। तो अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया। आगे जितने भी हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि अंग्रेज़ों ने कैसे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफ़रतें डाली और नफ़रतें डालने के बाद इनको एक दूसरे के साथ लड़ा कर इतना कमज़ोर कर दिया कि वो किसी सूरत जो है ब्रिटेन के सामने उठ खड़े ना हो सके, ना उनके सामने सर उठा सकते थे और इनके ग़ुलाम ही रहे। तो अंग्रेज़ जो है बरतानिया से आकर यहाँ के लोगों पर जो है वो हुक्मरान बन गए और तकरीबन 100 साल तक उन्होंने यहाँ पर हुक्मरानी की। तो अब जो है हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने रखनी है। तो अब जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब वो एक तिजारत की कंपनी थी, लेकिन अब अंग्रेज़ यहाँ के जो है वो हुक्मरान बन गए, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सी पॉलिसीज़ और बहुत सी यानी रूल्स यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, यानी द स्प्रेड एंड सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रू मैनीफोल्ड ड्यू टू देयर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एज वेल एज बैटल फॉर्ड बिटवीन डिफरेंट लोकल रूलर्स। ठीक है, यानी बहुत से इलाकों को पर उन्होंने कब्जे कर लिए क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो वेल ऑर्गेनाइज थे, उन्होंने आपको मुनज़्ज़म किया हुआ था और डिफरेंट किस्म की उन्होंने लोकल रूलर से बैटल्स को भी यानी जीता हुआ था। ये अब जो जो अंग्रेज़ों की पावर इंक्रीज़ हो रही थी तो वहाँ पर जो लोकल हुक्मरान थे उनकी पावर जो है वो कमज़ोर होती गई। यहाँ तक कि जो है अब जो है जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ एक तिजारत की कंपनी थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पर बिल पास करना शुरू किए कि ईस्ट इंडिया के अंदर किस किस्म का कानून जो है वो नाफिज होगा। ये अब जो जितने भी इंडिया के अंदर जो कानून नाफिज किए जाते हैं वो सबसे पहले इंग्लैंड में यानी ग्रेट ब्रिटेन में जो है उन रूल्स को पास किया जाता। वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते, वहाँ की जो कैबिनेट होती, तो वो इसको मंजूर करते और मंजूर करने के बाद उस कानून को इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो लागू किया जाता था। फिर इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स भी यानी कुछ इस तरह के कानून भी लाए गए जिसकी मंजूरी जो है वो क्वीन विक्टोरिया भी दिया करती थी और फिर ये जो है ना कानून इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो लाए जाते और यहाँ के लोगों को फिर वो रूल समझाए जाते कि आपने इन सारे कवानीन पर अमल करना है। ये फिर आफ्टर डिफीटिंग इंडियंस इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड इंडिया एज देयर कॉलोनी थ्रू द एक्ट ऑफ 1858। जो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया 1858 में, उसके मुताबिक अंग्रेज़ों ने बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया में जो है वो अनाउंस कर दिया कि अब जो है ये सब कॉन्टिनेंट हमारी कॉलोनी है। हमारी कॉलोनी का मतलब अब इस पर हमारा कंट्रोल है,
पूरी दुनिया ये जो है इसको जान ले ये। इसके बाद जो है अब वो जो है वो रिवोल्ट जो चल रही थी, वो जंग जो चल रही थी, बगावत जो चल रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म होगी। कोई बागी जो था वो या तो अंग्रेज़ों ने उसको कत्ल करवा दिया या उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह काम करके यानी अंग्रेज़ों ने सारी बगावत को कुचल दिया। अब इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसा हुक्मरान नहीं था, कोई ऐसा रूलर नहीं था जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो अंग्रेज़ों की आंखों में आंख डालकर जो है वो बात कर सके। अंग्रेज़ों ने जहाँ यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, वहाँ के कई बड़े बड़े जो हुक्मरान थे, जो अंग्रेज़ों को लगते थे कि ये किसी सूरत आगे मुस्तकबिल में हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं, अंग्रेज़ों ने उन सब को जो है वो कत्ल करवा दिया। फिर अंग्रेज़ों ने जो बाकायदा तौर पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858 यानी सबसे पहला जो एक्ट लेकर आए वो 1858 एक्ट था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 अगस्त यानी 2 अगस्त 1858 को मंजूर किया और मंजूर करने के बाद जो है वो यहाँ पर लागू किया। अब इस एक्ट में जो है वो क्या रखा गया, यानी इट डिमांडेड एन एंड ऑफ द इंडियन रूल बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर यह डिक्लेयर किया गया कि ब्रिटिश के अंदर यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर किसी इंडियन बंदे का यानी जो मुसलमान हो या हिंदू हो जो इंडिया के अंदर यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर रह रहा है, उसका कोई भी जो है वो रूल नहीं होगा, उसकी कोई हुक्मरानी नहीं होगी। सारी हुक्मरानी जो है वो क्वीन विक्टोरिया की होगी या ब्रिटिश की होगी। इस एक्ट को जो है वो क्वीन विक्टोरिया ने उसकी मंजूरी दी और इसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो कानून बनाया गया। तो यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। द क्वीन गेव असेंट टू अ बिल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। ठीक है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जो बादशाह का सिस्टम है उसके अंडर जो है ये इस सब कॉन्टिनेंट को लाया गया। ये फिर ये सारा काम अंग्रेज़ों ने इसी वजह से किया क्योंकि पहले भी अंग्रेज़ों का कंट्रोल ही था, लेकिन अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई थी इंडियंस के साथ, और इसके बाद जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती पूरे मुल्क में जो है वो अपना कानून जो है वो लेकर आई है। फिर जो ख़ास तौर पर हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जो बादशाह आखिरी मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, उसके बेटे को और उसके पोतों को तो कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये बादशाह जो है ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। इसको अंग्रेज़ों ने बर्मा में जिला वतन कर दिया, यानी वहाँ पर इसको भेज दिया ये, और वहीं पर इसने कैद की ज़िंदगी गुजारी और इसी कैद की ज़िंदगी में ही उसका इंतकाल हो गया। अब अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं तो इसके वैसे तो पॉइंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मुख्तसर 4 पॉइंट जो है आपकी बुक में पेज नंबर 9 में लिखे हुए, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर पॉइंट जो है, इंडिया वुड बी गवर्नड इन द क्वींस नेम, यानी जो मलका के नाम से ही अब इंडिया के अंदर हुकूमत की जाएगी। ठीक है, यानी अब यहाँ पर वो मुग़ल बादशाह या इस तरह की कोई हुकूमत नहीं होगी। अगर यहाँ का कोई बादशाह होगा तो वो क्वीन इसकी जो है वो बादशाह होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि इंडिया वुड बी गवर्नड इन द क्वींस नेम, यानी मलका के नाम से ही यहाँ पर हुकूमत चलाई जाएगी। फिर दूसरा जो इसका पॉइंट है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वुड बी कॉल्ड अ वाइसराय एंड द ब्रिटिश क्राउन वुड अपॉइंट हिम फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। ठीक है, यानी यहाँ का जो जैसे आजकल हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म होता है उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो बड़ा ओहदा था वो गवर्नर जनरल का था, लेकिन अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने इस गवर्नर जनरल के ओहदे को जो है वो चेंज करके इसका वाइसराय जो है टाइटल रखा गया, यानी जो सबसे बड़ा ओहदा जो है, जैसे हमारे यहाँ वज़ीर आज़म उसको कहा जाता है, तो वहाँ पर जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर वाइसराय उसको कहा जाता था। तो ये वाइसराय जो है ये आपके मुल्क का जो है वो सरबरा होगा, यानी सब कॉन्टिनेंट का सरबरा होगा। और इस वाइसराय को कौन चूज़ करेगा? ये वहाँ की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो बरतानिया के अंदर जो लोग हैं, जो हाउस ऑफ जो लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन के जो लोग हैं, यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट है वही इस वाइसराय को चूज़ करेंगे। और जो ब्रिटिश क्राउन यानी जो मलका विक्टोरिया जो है, जो जिसके पास ब्रिटिश क्राउन है, वो इसकी फ़िक्स ड्यूरेशन रखेगी कि इस वाइसराय को कितने अरसे तक यहाँ पर हुकूमत करनी है। क्या इसने जो है 5 साल हुकूमत करनी है या 10 साल हुकूमत करनी है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, इसका फैसला ब्रिटिश क्राउन के पास रखा गया। फिर इसका जो है इस एक्ट का जो ख़ास तौर पर 3rd नंबर पॉइंट है
कि कंपनीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वुड बी रिप्लेस। उस वक्त जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ये, जो इस पूरे सारे सब कॉन्टिनेंट के मामलात को और कंपनी के मामलात को चलाते थे। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी टाइटल चेंज करके इनकी जगह रखा गया क्वीन सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी क्वीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से रिप्लेस किया गया। पहले इनको डायरेक्टर कहा जाता था, अब जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे और इनकी तादाद जो है वो 15 होगी। और फिर इन 15 जो लोग होंगे यानी ये उस वाइसराय की हेल्प करेंगे उसके साथ कानून बनाने में या उसके हुक्म को फॉलो कराने में, ये 15 लोग हेल्प करेंगे। फिर इन 15 लोगों पर भी इनका एक हेड होगा जिसको कैबिनेट मिनिस्टर कहेंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप इस एक्ट का जो है वो चौथा पॉइंट देखें तो फोर्थ पॉइंट जो है द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वुड हेल्प द वाइसराय फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया। ये ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं कि 15 के करीब जो है वो मेंबर्स होंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। तो ये जो 15 लोग होंगे ये इनकी आगे ड्यूटीज भी बता दी है 4 नंबर पॉइंट में कि ये वाइसराय जो भी होगा उसकी मदद करेंगे किस चीज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी मुल्क की इंतज़ामिया यानी मुल्क के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं उनको चलाने के लिए जो हेल्प करेंगे ये सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेंगे ये। तो इसके जो है ये 4 पॉइंट है और आखिर में जो है दिस एक्ट क्रिएटेड अ न्यू एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच लास्टेड टिल द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो यानी यहाँ से इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक जो है वो एक्ट का सिलसिला शुरू हुआ, कानून का सिलसिला शुरू हुआ, बाकायदा तौर पर कानून बनना शुरू हुए, रूल्स बनना शुरू हुए। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर मुग़ल बादशाह होते थे, मुग़ल बादशाह अपना हुक्म देते थे, उनके अपने फरमान होते थे, बाकायदा तौर पर कोई कानून उस तरह नहीं थे। तो जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कानून लेकर आए। तो ये जो 4 पॉइंट जो है यानी ये बता रहे हैं जो एक्ट ऑफ 1858 है, यहाँ से इस सब कॉन्टिनेंट की एक नई हिस्ट्री शुरू होती है जो जब तक अंग्रेज़ यहाँ तक रहते हैं वहाँ तक ये हिस्ट्री चलती रहती है 1947 तक, यानी ये एक नया दौर शुरू हुआ। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्ट 1858 है कि ये कैसे फिर लोगों के अंदर यानी ये एक्ट को डिलीवर किया गया, इसको कैसे नाफिज अमल किया गया और इसके अंदर जो है मजीद और कौन से पॉइंट्स को शामिल किया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ये। तो द प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्ट वाज डिलीवर्ड ऑन नवंबर 1, 1858, ठीक है, यानी ये जो ऊपर हमने एक्ट की बात की ये इंडियन एक्ट था। फिर इसके बाद एक और एक्ट बनाएगा जिसको प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्ट 1858 कहते हैं जो डिलीवर किया गया नवंबर 1, 1858 में। According to this, Lord Viscount Canning was appointed as the first Viceroy and the Governor General of India, ठीक है, यानी जो सबसे पहला जो आपका वाइसराय जो था जो सबसे पहला वजीर आजम था वो विस्काउंट कैनिंग को जो है वो मुकर्रर किया गया। वैसे तो गवर्नर जनरल को वाइसराय से रिप्लेस किया गया था, लेकिन फिलहाल जो है वो वाइसराय और गवर्नर जनरल यानी सेम ओहदे थे ये। अब इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि ये वहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट की जो गवर्नमेंट है उसके सारे मामलात को चलाएंगे। और नाम किसका चलेगा, नाम चलेगा क्वीन विक्टोरिया का, यानी क्वीन का नाम चलेगा कि यहाँ पर क्वीन की हुकूमत है और क्वीन ने अपना एक बंदा यानी वाइसराय जो है यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ है और वो यहाँ के इंतज़ामी मामलात को चलाएगा। इसको कोई भी मसला या परेशानी होगी तो वो क्वीन से डिस्कस करेगा, अपनी ब्रिटेन पार्लियामेंट से डिस्कस करेगा और इसको जो है सॉल्व करेगा। अब अगर हम इस प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्ट 1858 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि द पॉलिसी ऑफ एक्वायरिंग लैंड ऑफ द नेटिव प्रिंसेस ऑफ इंडिया वाज एबॉलिश्ड। जैसे पहले मुग़ल बादशाह होते थे, फिर उसके बाद उनके जो शहजादे होते थे उनके पास ज़मीनें होती थी या वो किसी भी ज़मीन पर जो है वो अपने कंट्रोल में करते थे, ये सारा सिलसिला अंग्रेज़ों के आने के बाद ख़त्म हो गया। यानी उन्होंने ये जो पॉलिसी बनाई, ये जो प्रोक्लेमेशन एक्ट बनाया, उसमें उन्होंने नेटिव प्रिंसेस को किसी भी किस्म की ज़मीन एक्वायर करने की, ज़मीन लेने की या किसी भी बंदे को ज़मीन जो है वो लेने की इजाज़त जो है वो ख़त्म कर दी। कोई किसी के पास कोई ज़मीन इस तरह नहीं होगी ये। फिर इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है कि इट वाज डिक्लेयर्ड दैट देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस विद द बिलीफ और वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस ग्रुप ऑफ द पीपल। Furthermore, jobs and opportunities would be offered to people of whatever race or creed according to their qualification.
अब ये जो सेकंड पॉइंट रखा गया ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में यानी ये रखा गया कि ख़ास तौर पर जो है अंग्रेज़ जब यहाँ पर हुकूमत करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर मुसलमान और हिंदू और इसके अलावा कुछ और मज़हब के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें पारसीज या क्रिश्चियंस वगैरह भी मौजूद है। हर एक का मज़हब अलग है, हर एक की इबादत करने का तरीका मुख्तलिफ है। मुसलमानों की इबादत और तरह से होती है, हिंदुओं की इबादत और तरह से होती है, क्रिश्चियंस की इबादत कुछ और तरह से है, पारसियों की इबादत कुछ और तरह से है। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्लियर डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी के मज़हब में या किसी के अकीदे में या किसी भी मजहबी ग्रुप में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हम सबको जॉब्स भी देंगे और आगे बढ़ने के मौके भी देंगे, और ये मौके ये नहीं होगा किसी रंग या नस्ल की बुनियाद पर होगा या किसी और की वजह से होगा। सिर्फ क्वालिफिकेशन जिसकी बेहतर होगी सिर्फ उसी को जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये भी एक अंग्रेज़ों का एक अच्छा पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ड्यू रिगार्ड वुड बी पेड टू द एंशियंट राइट एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू मेरिट्स। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो है ना रसूमात को देखा, ट्रेडिशंस को देखा, रस्म व रवाज को देखा। ये अंग्रेज़ों के लिए बिल्कुल न्यू चीज़ें थी। जैसे आपको पता है कि शादियों में, मुसलमानों की शादियों में किस किस्म के रस्म रवाज होते हैं, हिंदुओं के क्या होते हैं, मरने के क्या रस्म रवाज हैं, फिर ईद में हम लोग क्या करते हैं, हिंदुओं की जो अपनी रस्मात होती है उसमें क्या होता है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कहा कि जिसके जो भी रस्म रवाज हैं हम उसको वैसे ही इज्जत देंगे जैसे वो लोग इज्जत देते हैं, यानी हम लोग इसको ड्यू रिगार्ड जो है हम पे करेंगे। ये हम किसी के रस्म रवाज में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे या किसी को भी हम बुरा भला नहीं कहेंगे ये। फिर इसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट जो है इंडियंस विल बी अबाइड बाय ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एक मायदा किया गया था जो हमने क्लास 7 में भी इसको मुख्तसर देखा था कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अंग्रेज़ों ने कुछ शराइत रखी थी, कुछ क़वानीन रखे थे। अब अंग्रेज़ों ने यही कहा कि वो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया गया उसके मुताबिक जो है सारे इंडियंस ने उसको फॉलो करना है, उसकी जो है अबाइड बाय करना है, उसके यानी जो जो उसके नकात है उस पर अमल करना है। ये उसकी खिलाफ वर्जी आप लोगों ने नहीं करनी। फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है कि आफ्टर रिस्टोरिंग इंटरनल पीस इन इंडिया द वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी प्रमोटेड। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कहा कि हमारी कोशिश यही होगी कि इस इंडिया के अंदर जो है वो पीस लेकर आए, कि सारे जो मामला जब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, किसी किस्म की कोई खाना जंगी नहीं होगी, कहीं पर कोई लड़ाई नहीं होगी। जब इस सब कॉन्टिनेंट के मामलात सारे क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम लोग अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना शुरू करें। जो जो चीज़ें अवाम के लिए बेहतर होंगी वो हम जो है वो करना शुरू कर देंगे। ये तो था हमारा जो है ये आज का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर नंबर 2 जो है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। आप लोगों ने अब प्यारे बच्चों ये काम करना है कि हमने जो है आज जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है ख़ास तौर पर पेज नंबर 8 से जो है ये 2 टॉपिक्स को देखा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 और इसके अलावा जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्ट 1858 AD। ये जो है ये टॉपिक्स जो है ये हमने डिटेल से देखे। आप लोगों ने इन टॉपिक्स की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, और रीडिंग करने के बाद इसमें से जो भी आपको कोई मुश्किल वर्ड लगते हैं तो आपने जो है वो डिक्शनरी से भी कंसल्ट कर लेना है, इस लेक्चर को भी बार बार देखना है, और फिर आप लोगों ने एक्सरसाइज पर आ जाना है। एक्सरसाइज के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इलेबोरेट प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 इन डिटेल, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है इलेबोरेट प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 इन डिटेल। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ये आपने इसको सॉल्व करना है। मैं आपको जो है वो गाइड कर देता हूँ। आप लोगों ने पेज नंबर 9 पर आ जाना है अपनी बुक की। तो इस पेज नंबर 9 पर जो टॉपिक है प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्ट 1858, ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है जिसको आज हमने बड़े डिटेल से इस टॉपिक को देखा। इस जो है टॉपिक के जो है वो 5 पॉइंट है।
आप लोगों ने ये सारा ही टॉपिक जो है नी ऊपर से ही जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे द प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्ट 1858 एडी और इसके बाद जो है द प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्ट ए वाज डिलीवर्ड, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो इसके जो 5 पॉइंट जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं वुड बी प्रोमोटेड, यहाँ तक आप लोगों ने इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपनी नीट कॉपियों पर अच्छे तरीके से लिखना है। नीट कॉपियों के जो है लास्ट पर आपने मार्जिन लाइंस भी लगानी है और इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है आपने इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद भी करना है। ये तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज का लेक्चर देखा। जब आपको ये समझना आए तो आपने बार बार ये सारी चीज़ें समझनी है, बुक को आपने सामने रखना है, इस टॉपिक्स की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और अच्छा सा होमवर्क आप लोगों ने करना है और इसको याद भी रखना है। ये तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए और दिल लगा कर जो है मेहनत कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।